आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। सो अपना ये टॉपिक रहेगा वो मेनली रहेगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स मैंशनड। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से पार्ट में मेंशन है? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में मेंशन है? आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, हु कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने कहा था, किसको फंडामेंटल राइट्स को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने बोला था जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हार्ट एंड सोल किसको? फंडामेंटल राइट्स को। एंड मेनली अगर फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल है जिसको उन्होंने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 32 जो है उसको उन्होंने बोला था क्या? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम मेनली फ्रॉम विच कंट्री। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? तो यूएसए के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ से हमने लिए हैं अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इंडिया ने जो कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं? यूएसए से। बट यूएसए से डायरेक्ट नहीं लिया हमने, जो भी चीज़ें दूसरे देशों से जो ली हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज करके यहाँ पे अडोप्ट की हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज करके कुछ ना कुछ अपग्रेड करके यहाँ से हमने जो चीज़ें हैं वो ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट वोम। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं बट किसके अगेंस्ट में? द स्टेट। यानी कि यहाँ पे द स्टेट का मतलब जो है ये है अपना गवर्नमेंट से। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो अपना यूनियन है, या फिर अपना जो यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं, यूनियन बोल सकते हैं, उनके अगेंस्ट में अपने क्या है जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं। यानी कि गवर्नमेंट अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो अवहेलना है वो नहीं कर सकती। विच आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट। कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है क्या? स्टेट को। ठीक है, तो आर्टिकल जो 12 है वो डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। तो कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट को? आर्टिकल 12। और जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट को डिफाइन करता है और स्टेट के अगेंस्ट में अपने क्या है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या है? इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर विच आर्टिकल। तो लॉ जो ऐसे कानून जो कि किसका डिक्लेयर करते हैं वॉइड, किसको? फंडामेंटल राइट्स को। उनको वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? यानी कि जो भी अपने कानून बनते हैं वो अगर फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है? वॉइड घोषित कर दिया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर है ये? तो आर्टिकल 13 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 12 के अंदर क्या है कि स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? वॉइड, यानी कि उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया एंड जो सिटीजन नहीं है इंडिया का या फिर किसी दूसरे देश का है उसके लिए भी वैलिड है? तो आर्टिकल जो 14 है, राइट टू इक्वलिटी, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो। ठीक है, तो सबके लिए वैलिड कौन सा है? आर्टिकल 14। राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। जो राइट टू इक्वलिटी है ये कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड किया जाता है? तो आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18। ठीक है, और ये मतलब जो आर्टिकल 14 है ये मेनली किस में है? सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स सबके लिए अवेलेबल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। अगर आपने पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स जिसमें सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं तो उसका आ जाएगा यूएसए। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ पूछा जाए तो वो क्या आ जाएगा? यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ग्राउंड। जो आर्टिकल 15 है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ग्राउंड। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर जो अपना डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। किस किस को? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज अलाउड अंडर विच आर्टिकल। जो वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो आर्टिकल 15(3). ठीक है, 15 का 3 जो है उसके तहत क्या दिया जाता है? वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
किस आर्टिकल में दिया जाता है? आर्टिकल 16 में दिया जाता है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। EWS रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट। तो EWS के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया? तो 103 103वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था। कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया? 10% रिजर्वेशन इसमें दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कब हुआ था? 2019 में। 2019 से क्या मिलने लग गया था EWS के लिए? 10% रिजर्वेशन। ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। जो छुआछूत के खिलाफ जो एबोलिशन है वो कौन से आर्टिकल में दिया जाता है? तो आर्टिकल 17 में दिया जाता है, एबोलिशन टू अनटचेबिलिटी। विच आर्टिकल एबोलिश टाइटल्स। कौन सा आर्टिकल जो है वो टाइटल्स को एबोलिश करता है? तो आर्टिकल 18 जो है वो करता है टाइटल्स को एबोलिश। ठीक है, कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 18। विच टाइटल्स आर अलाउड टू डिस्पाइट 18। जो आर्टिकल 18 है वो कौन से टाइटल्स को अलाउ करता है? यानी कि आर्टिकल जो 18 है वो टाइटल्स को एबोलिश करता है, बट उसमें से कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो होती हैं उनके अलावा जो भी हम टाइटल देते हैं उन सबको एबोलिश करता है। कौन सा? आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 एबोलिश करता है क्या? टाइटल्स को। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे बोल देते हैं ना, जैसे कि मिलिट्री में हो गया मेजर बोल देते हैं, या फिर डॉक्टर बोल देते हैं। यहाँ पे जो हमने एजुकेशन बेसिस पे डॉक्टर वगैरह लगा देते हैं नाम के आगे, तो जो टाइटल्स होते हैं ना, तो ये आर्टिकल 18 एबोलिश करता है। यानी कि या तो मिलिट्री में हो वो, या फिर अकेडमिक उसका जो अकेडमिक डिस्टिंक्शन है, यानी कि अकेडमिक लेवल पे उसने वो जो टाइटल है वो यहाँ पे अचीव किया हो, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे वो टाइटल को यहाँ पे रख सकते हैं। राइट टू फ्रीडम इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? 14 से 18 किस क्या दिया गया है? 14 से 18 इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी किस में दी गई है? 14 से 18 में। 19 से 22 में क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 है उसमें कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई है? तो 6 टाइप की, 6 टाइप की क्या दी गई है? फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 19(1) में। ठीक है, एंड इन पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो कौन लगाता है? आर्टिकल 19 का जो 2 है वो क्या लगाता है? इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई है? 6 प्रकार की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। तो इसमें जो सबसे पहली जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, आर्टिकल 19 का 1 जो है उसमें जो फर्स्ट फ्रीडम दी गई है वो किसकी है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19 आर इम्पोज्ड बाय होम। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19 में जो दी गई हैं वो कौन से किसके ऊपर इम्पोज की जाती हैं? तो किसके द्वारा इम्पोज की जाती हैं? स्टेट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इम्पोज की जाती हैं क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यानी कि कुछ रीजनेबल जो होती हैं रिस्ट्रिक्शंस वो इम्पोज की जाती हैं आर्टिकल 19 के ऊपर। ठीक है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 20 का 2। आर्टिकल 20 का 2 डबल जियोपार्डी। ठीक है, डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20 का 2। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 20 का 3। ठीक है, आर्टिकल 20 का 3 सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 20 का 3। एंड आर्टिकल 20 का 2 क्या करता है? ये 20 का 2 क्या करता है? डबल जियोपार्डी। ठीक है, जो एक सजा एक उसको अवहेलना के लिए, यानी कि एक क्राइम के लिए 2 बार जो दी जाती है सज़ा, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 20 का 2। एंड आर्टिकल 20 का 3 क्या प्रोवाइड करता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 का 3 एंड डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन 20 का 2। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में दिया जाता है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 19 में दिया जाता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड द मोस्ट डायनेमिक
एक्सपेंडेड बाई जुडिशरी। तो कौन सा आर्टिकल मोस्ट डायनेमिक एंड एक्सपेंडेड बाई जुडिशरी, कौन सा आर्टिकल मोस्टली यूज़ किया गया है यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा? तो आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ दिया गया है एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पे बहुत सारी डायनेमिक एंड एक्सपेंडेड किया गया है इसको, यानी कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे प्रावधान निकाले गए हैं। जैसे इसमें राइट टू एजुकेशन निकाला गया था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरमेंट, ठीक है, क्लीन एनवायरमेंट। तो इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे इसमें से आर्टिकल निकाले गए हैं। राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट इन विच केस? तो राइट टू प्राइवेसी, ये राइट टू प्राइवेसी भी किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में। ये भी किस में से आया था? राइट टू लाइफ से। ठीक है, राइट टू लाइफ से क्या निकला था? राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में कौन से केस के थ्रू आया था? केशवानंदन भारती केस, ये केएस पुत्तास्वामी केस, केएस पुत्तास्वामी केस जो कि 2017 में आया था। ठीक है, केएस पुत्तास्वामी केस 2017 में आया था। उससे क्या आया था? जो राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में। राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन भी जो है वो आर्टिकल किस में है? 21A में। ठीक है, 21A में, 21 में बहुत बार यहाँ पे क्या हो चुका है? 21A जो आर्टिकल 21A है उसको बहुत बार यहाँ पे अमेंड कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे प्रावधान अलग से ऐड किए गए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू यहाँ पे एनवायरनमेंट हो गया। इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे इसमें जो है वो अमेंडमेंट हो चुके हैं। राइट टू एजुकेशन अप्लाइज टू विच एज ग्रुप? राइट टू एजुकेशन जो कि 21A में है, इसके साथ साथ किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है 51A, और ये लास्ट वाली ड्यूटी है जो 11 नंबर की है। ठीक है, यहाँ पे आई नंबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो वैलिड है। ठीक है, 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए वैलिड है। आर्टिकल 21A वाज एडिड बाय विच अमेंडमेंट? जो आर्टिकल 21A था वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। जो ये राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट था, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में ऐड किया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है? आर्टिकल 22 में। ठीक है, 20 के 2 में क्या क्या दिया जाता है? आर्टिकल 20 के 2 में, आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी, यानी कि एक सज़ा के लिए, एक क्राइम के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके तहत प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? 20 का 2। ठीक है, एंड आर्टिकल 20 का 3 क्या करता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 20 का 3 किसका देते हैं? सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 22 क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के लिए आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी जो है अरेस्ट एंड डिटेंशन, इससे रिलेटेड प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 22। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23-24 में मैंशनड है, 23 और 24 में। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 14 से 18 में क्या पढ़ा? 14 से 18 में राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, एंड 19 से 22 में क्या पढ़ा? 19 से 22 में क्या पढ़ा हमने? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, एंड अभी 23 और 24, 23-24 में क्या है? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो है वो आर्टिकल है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड प्रोहिबिशन, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव तस्करी है उसके खिलाफ जो प्रोहिबिट करता है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट प्रोहिबिशन। बेगार इज प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल? बेगार किसको बोलते हैं? ये यानी कि बंधुआ मजदूरी। ठीक है, तो बेगार किस आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिट है? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में बेगार प्रोहिबिट किया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड हजार्डियस इंडस्ट्रीज कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिट है? आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन यहाँ पे हजार्डियस कंडीशंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो 25 से 28। अब 25 से 28 क्या है? राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के नाम पे यहाँ पे फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड
रिलीजन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इज अलाउड अंडर विच आर्टिकल? मैनेजमेंट यानी कि रिलीजियस अफेयर्स जो हैं उनका मैनेजमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर यहाँ पे अलाउ करता है? आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में है कंसाइंस एंड रिलीजन के बारे में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25 कंसाइंस एंड रिलीजन के बारे में। और जो आर्टिकल 26 है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या अलाउ करता है? तो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट के लिए अलाउ करता है क्या? रिलीजियस अफेयर्स में। कौन सा? आर्टिकल 26। नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो टैक्स नहीं लगेगा किसी भी जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने के लिए। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 27। ठीक है, आर्टिकल 27 प्रोवाइड करता है क्या? टैक्स नहीं देना पड़ेगा कोई भी अगर रिलीजन यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं तो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 28 में। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, जो स्टेट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे फंड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, किसी भी इसको इंस्टीट्यूशन को फंड प्रोवाइड करती है अगर गवर्नमेंट, तो उसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उनको प्रोहिबिट करता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, तो इसके लिए कौन यहाँ पे प्रोहिबिट करता है? तो आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 29 30 में क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर इज अंडर विच आर्टिकल? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 में। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 क्या हो गया अपना? इक्वेलिटी के ऊपर। एंड आर्टिकल 19 से 22 क्या हो गया? फ्रीडम के ऊपर। एंड 23 24 किसका हो गया? 23 एंड 24 किसका हो गया अपना? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोहिबिशन। एंड 25 से 28 क्या हो गया अपना? रिलीजन के ऊपर हो गया अपना। ठीक है, अलाउड फॉर रिलीजन। एंड 29 किसका हो गया? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के लिए। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए तो आर्टिकल 30। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी को क्या बोला था बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था इसको? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल, अगर ये डायरेक्टली ये ऑप्शन में आता है तो ये, नहीं तो फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इक्विटी का वाला जो इक्वलिटी का जो इसमें वो था कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से लिया है? यूके से। ठीक है, विच रिट लिटरली मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी? कौन सी जो रिट है? आर्टिकल 32 में अपनी यहाँ पे 5 रिट जो होती हैं वो दायर की जाती हैं। तो कौन सी रिट का मतलब होता है? प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए तो हैबियस कार्पस। ठीक है, हैबियस कार्पस। ठीक है, विच रिट इज इशूड टू कमांड ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी? जो पब्लिक अथॉरिटी जो होती है यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है उसको उसकी ड्यूटी जो है उसको परफॉर्म करने के लिए कौन सी जो रिट है वो दायर की जाती है? तो मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस। अगला है विच रिट इज़ यूज टू स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन? यानी कि जो अपर कोर्ट होती है, अपनी जो कोर्ट होती है वो कैसी सिस्टम है? यूनिटरी सिस्टम। गवर्नमेंट कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम यानी कि अलग अलग पार्ट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। उन दोनों का क्या मिल जाता है? यूनियन गवर्नमेंट हो जाती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इमरजेंसी के केस में क्या हो जाता है? जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पावर होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है ना। तो इस टाइप से ये क्या हुई? फेडरल गवर्नमेंट। एंड यानी कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो काशी फेडरल है, क्वाशी फेडरल। ठीक है, यानी कि ये जो इमरजेंसी है उस केस में जो स्टेट के पास जो भी पावर है वो किसके पास आ जाती है? यूनियन के पास। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। एंड जो अपनी कोर्ट है वो कैसी सिस्टम है? वो यूनिटरी सिस्टम है। यानी कि जो अपर कोर्ट है, यानी कि सबसे अपर कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इसके नीचे कौन सी आ जाती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। इस टाइप से मतलब ये यूनिटरी सिस्टम है।
यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक से बढ़कर एक लेवल होता जाता है। ठीक है, तो लोअर कोर्ट्स को कौन स्टॉप करता है, यहाँ पे कौन से रिट के थ्रू यहाँ पे स्टॉप किया जाता है, तो यहाँ पे होती है प्रोहिबिशन। ठीक है, विच रिट इज इशूड अगेंस्ट इलीगल होल्डिंग्स ऑफ ऑफिशियल पब्लिक ऑफिशियल्स। तो इलीगल अगर कोई होल्ड करके रखता है पब्लिक ऑफिस को, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी रिट दायर की जाती है, क्वो बैरेंटो, क्वो बैरेंटो। ठीक है, क्वो बैरेंटो। विच आर्टिकल गिव्स रिट पावर्स टू हाई कोर्ट्स। तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स हैं उन सुप्रीम कोर्ट में रिट कौन कौन से आर्टिकल के तहत, 32 के तहत, 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट में रिट कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पे दायर कर सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत। कौन कौन सी रिट्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 रिट हो गई। कौन सी, हैबियस कार्पस हो गई, मैंडामस हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, यहाँ पे क्वो वेरेंटो हो गई, एंड एक और हो गई यहाँ पे हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, एंड ये सेरिरो टारी। ठीक है, सेरिरो टारी। तो ये 5 टाइप की यहाँ पे क्या होती हैं, रिट्स होती हैं। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एमरजेंसी में भी यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 20 एंड 21। क्या है आर्टिकल 21 में, क्या है, राइट टू लाइफ। ठीक है, लाइफ के रिलेटेड कौन सा, आर्टिकल 21। एंड आर्टिकल 20 में हमने अभी पढ़ा था, क्या आर्टिकल 20 के 2 में क्या है, एक क्राइम के लिए 2 सजा नहीं दे सकते। तो ये किस में है, यानी कि डबल जूरी, डीजे बोल सकते हैं हम यहाँ पे, 20 का 2 क्या है, डीजे। ठीक है, डबल जियोपार्डी। तो एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए हम 2 सजा नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 के 3 में क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि हम जो भी यहाँ पे जो सस्पेक्ट है उससे हम डायरेक्टली वो नहीं करवा सकते। सो अभी आगे चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ विच टाइप ऑफ राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल था, ये आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 तो हो गया अपना एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट का हो गया। आर्टिकल 31 था इसका, राइट टू प्रॉपर्टी का। अब उसको किस में भेज दिया, लीगल राइट में बना दिया, आर्टिकल 300A में। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, कोई भी संविधान संशोधन होता है कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, 368, 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो जो 31 था फंडामेंटल जो राइट था, उसको किस राइट में भेज दिया था, आर्टिकल 300A में। कब भेजा था, 44वीं संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1978 में। ठीक है, तो 44वीं संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था 31 था, उसको किस में भेज दिया था, 300 में भेज दिया था, जो कि लीगल राइट है। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन जो भी राइट्स हैं, वो क्या बोल सकते हैं हम उनको, लीगल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में यानी कि 12 से 35 के बीच में जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो आर्टिकल 31 है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अभी पढ़ लेते हैं हम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन अंडर विच आर्टिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, आर्टिकल 51A में। विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड बाय विच अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे, तो इसको हम बोल देते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कंट्री से बोरो किया गया है, यूएसएसआर, रशिया से। ठीक है, यूएसएसआर, रशिया से यहाँ पे बोरो किया गया है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। अभी प्रेजेंट में कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और 11th जो थी वो कब ऐड की गई थी, 86 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये 2002 में। ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था। फंडामेंटल जो राइट्स थे वो कौन से देश से लिए गए थे, यूएस से। फंडामेंटल राइट्स में एक आता है यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए कौन सा यहाँ पे जो था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था यूके से। ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, यूएसएसआर से। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड ओरिजिनली, 10, एंड अभी कितनी एग्जिस्ट करती हैं, 11। विच फंडामेंटल ड्यूटी एडिड, विच अमेंडमेंट एडिड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये 2002 में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स अपने जो होते हैं वो तो क्या होते हैं,
फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। हम इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली आर्टिकल 32 का यूज़ करके, एंड हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो आर्टिकल 226 का यूज़ करके। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिट्स दायर कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं, यानी कि जस्टिसेबल नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, इसी तरह से हम यहाँ पे डीपीएसपी जो होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए भी हम यहाँ पे जस्ट नॉन जस्टिसेबल होती है वो, उसके लिए भी हम कोर्ट में यहाँ पे केस नहीं कर सकते हैं। विच ड्यूटी टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सी है, तो आर्टिकल 51A(g), यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A(g), ए में जी। ठीक है, 51A क्या हो गया, यहाँ पे ए का मतलब है यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, और जी यानी कि 8वें नंबर पे जो 7वें नंबर पे जो ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें बात करता है यहाँ पे किसका, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक डीपीएसपी का भी आता है, डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जो कि यहाँ पे स्टेट की यहाँ पे आप मेंशन करता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 48। ठीक है, विच ड्यूटी टॉक्स अबाउट साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने के लिए कौन सा ड्यूटी जो है वो यहाँ पे बात करती है, तो 51A(h), यानी कि जैसे कि जी तो हो गया किसका, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एंड एच क्या हो गया यहाँ पे, टेम्पर जनरेट करने के रिलेटेड। ठीक है, टेम्पर जनरेट करने के लिए एच हो गया। इससे पहले क्या हो गया, पहले एनवायरनमेंट जो जी पे है, जी पे क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एच पे क्या है फिर, एच पे क्या है, यहाँ पे अपना साइंटिफिक टेम्पर जनरेट होना चाहिए। विच ड्यूटी मेक्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, कौन सी ड्यूटी है जो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती है किसके लिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए, तो आर्टिकल 51A का के, यानी कि 11वीं, यानी कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 2002 में, तो इसके तहत ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, साथ साथ यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में भी यहाँ पे क्या ऐड किया गया था, यहाँ पे 8 से 14 जो साल के बच्चे थे उनके लिए एजुकेशन का, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए फंडामेंटल इसको राइट भी बनाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन्फोर्सेबल इन विच वे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो उनको इन्फोर्सेबल यानी कि इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ के द्वारा, तो कौन से किस तरीके से, तो इनडायरेक्टली थ्रू लॉज, यानी कि डायरेक्टली हम इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे इन्फोर्स नहीं करवा सकते, बट इनके लिए हम कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली हम इनको लागू करवा सकते हैं बाई मेकिंग लॉज थ्रू इट। ठीक है, यानी कि कानून बना के हम ये इनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर सरकार कानून बनाएगी तो इनको इन्फोर्स करवा सकती है। विच ड्यूटी टॉक्स अबाउट सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन सी ड्यूटी यहाँ पे बात करती है सेफ गार्डिंग जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सरकारी जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उसके सेफ गार्ड करने के लिए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी बात करती है, 51A(i). ठीक है, 51A का 9th पॉइंट जो है वो किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी हमने मेन मेन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे जी किसके बारे में बात करता है, 51A में, यानी कि 51 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, स्टार्टिंग में 10 ड्यूटी ऐड की गई थी, एंड अभी टोटल कितनी है, 11 है। ठीक है, तो जो 51A में जी जो है वो किसके बारे में बात करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट अपना क्लीन होना चाहिए। एच किसके बारे में बात करता है, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने के बारे में। और आई किसके बारे में बात करता है, तो आई बात करता है यहाँ पे जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड रखने के लिए आई बात करता है। और यहाँ पे अपना के किसके बारे में बात करता है, के बारे में हमने पढ़ा था, तो किस किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ये हमने 4 यहाँ पे अभी मेन मेन पढ़ी हैं। एंड विच ड्यूटी प्रमोट्स यूनिटी इन हारमोनी, यूनिटी एंड हारमोनी कौन सी ड्यूटी जो है वो प्रमोट करती है, तो आर्टिकल 51A का ई। ठीक है, यहाँ पे ई का जो है एम 51A ई में जो है वो किसको प्रमोट करती है, ये यूनिटी एंड हारमोनी को, यूनिटी एंड हारमोनी को कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट करती है, आर्टिकल 51A का ई, यानी कि 5वां जो है वो किसको, यूनिटी एंड हारमोनी को प्रमोट करता है। विच ड्यूटी इज रिलेटेड टू नेशनल सिम्बल्स, नेशनल सिम्बल्स से कौन सी ड्यूटी रिलेटेड है, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग एंड एंथम, किस किस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्लैग को एंड एंथम को, यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के लिए कौन सी ड्यूटी यहाँ पे रिलेटेड है, ये है अपनी रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग एंड एंथम, किस किस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्लैग को एंड एंथम को।
फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई टू होम। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किस किस पे अप्लाई होती हैं, तो ये सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होती हैं, ना कि फॉरेनर्स के ऊपर। ठीक है, फॉरेनर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, ओनली सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि यहाँ पे बोथ सिटीजन्स एंड यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं उन दोनों के लिए लगता है? तो राइट टू इक्वलिटी। और राइट इक्वलिटी में मेनली कौन सा? आर्टिकल 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये टॉपिक मोस्टली यहाँ पे मेजरली कवर हो गया होगा। सो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।